हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आपका 10वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का 2025 का पेपर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक परीक्षा 2025 का पेपर आ चुका है। अभी आपके पास ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, सो जितने हो सके उतने पेपर सोल्व करें। 80 में से 80 नंबर अगर आपको लाना है तो जितने हो सके उतने पेपर सोल्व करें। यूट्यूब पे देखे पेपर सारे सोल्व करें। माध्यमिक परीक्षा 2025 का यहाँ पे सीरियल नंबर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्यूआर कोड भी दिख जाएगा। तो ये आपका पूरा पेपर है 2025 का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा पेपर आप लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। ये निर्देश आपको लोगों को ठीक से समझना है। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकित अंक अनिवार्यतः लिखे, यानी कि रोल नंबर आपको पेपर हाथ में आते ही सबसे पहले लिखने हैं। ठीक है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। सारे प्रश्न करना आपको अनिवार्य है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी का उत्तर एक ही लिखें। ओके, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। क्रमांक लिखना एकदम सही, सुंदर और जितना हो सके आपको लाइनों का पूरा एकदम प्रॉपर आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन के सारे आंसर लिखना है। एकदम प्रॉपर जगह दे देकर, स्पेस दे देकर अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ही आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। जो भी आपका जो कॉपी जांचने वाला हो टीचर, उसको एक भी नंबर काटने का मौका मत देना। एकदम अच्छे से सही से सारे प्रश्नों के सारे उत्तर लिखना है। स्टार्ट करते हैं आज का पहले प्रश्न से। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। यह खंड ए का पहला प्रश्न है। बहुविकल्पिक सारे प्रश्न है यहाँ पे स्टार्टिंग में। पहले प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, रंगीला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। यहाँ पे रंगीला में इला ये प्रत्यय है। इला जो है ये प्रत्यय है रंगीला शब्द में। ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न है, दूसरा है, अत्यधिक शब्द का सही संधि विच्छेद है अति प्लस अधिक। इसका ए जो है ये सही है। पहले तक का तीसरा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अंश के रचयिता है। यह है तुलसीदास। ये प्यारे दोस्तों है तुलसीदास। चौथा है, उद्धव की योग साधना को गोपियों ने किसके सम्मान बताया है। ये चौथे का प्यारे दोस्तों आपका उत्तर होगा ए, कड़वी ककड़ी। ठीक है। पहले का पांचवा है, उत्साह कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है। उत्साह कविता है जिसमें कवि ने बादल को संबोधित किया है। ठीक है। पहले का छठा प्रश्न है, मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था। मंगलेश डबराल का जन्म प्यारे दोस्तों हुआ था गढ़वाल में हुआ था। ठीक है। आपको ये याद रखना है। पहले का सातवां है, नेताजी की मूर्ति में क्या बात थी जो खटकती थी। ठीक है। पहले का सातवें का उत्तर है, चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। ठीक है। पहले का आठवां प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास में लेखक है यशपाल, मधु भंडारी, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। इसमें जो लेखक है झूठा सच जो उपन्यास है, इसके लेखक जो दोस्तों हैं वो है यशपाल। ठीक है। आपको ये याद रखना, ये मोस्ट प्रश्न है। ठीक है। आप ये सारे प्रश्न जरूर हल करना। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां का जो बचपन का नाम था वो था अमीरुद्दीन। याद रखना। ठीक है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सभ्यता है। सभ्यता क्या है। संस्कृति का परिणाम, ज्ञानेश्वया या आविष्कार या विभाजन। यह संस्कृति का परिणाम है। ठीक है। प्यारे दोस्तों, 11 प्रश्न है। पहले का 11, माता का आंचल किस उपन्यास का अंश है। यह देहाती दुनिया का अंश है। यह देहाती दुनिया उपन्यास है जिसका अंश है। ठीक है। 12वां है, घंटों का मतलब क्या है।
प्यारे दोस्तों, गंतोक का मतलब यहाँ पहाड़ से है, पहाड़ यानी गंतोक। ठीक है, तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मिल रहे हैं, याद जरूर कर लेना, ये जरूर पेपर सोल्व कर लेना। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमें करना है, दूसरा प्रश्न आ चुका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि खाली स्थानों की। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमें सर्वनाम के बारे में पूछा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है, यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक, याद रखना प्यारे दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर। सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, दूसरा है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तुगत भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संज्ञा। ये शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। संज्ञा की यह परिभाषा है। ठीक है, दूसरे का तीसरा प्रश्न है, जब कर्ता है स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सो दोस्तों, ये तो एकदम इजी है, ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरे का तीसरा यह है। दूसरे का चौथा है, समास में पहला पद अव्ययी होता है, कौन सा पद अव्ययी होता है? कौन से समास में पहला पद अव्ययी होता है? ये जो है अत्ययी भाव समास में पहला पद जो है वो अव्ययी होता है। ठीक है, ये याद रखना प्यारे दोस्तों। सो चैनल को यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो यहाँ पे 5वां प्रश्न आ चुका है, जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता वह शब्द कहलाते हैं अव्ययी। यह वह शब्द कहलाते हैं अव्ययी। अव्ययी की यहाँ पे परिभाषा दी है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे छठा प्रश्न है, ऐसे अव्ययी शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण अव्ययी। क्रिया विशेषण अव्ययी कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको वायरल पेपर मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के पेपर मिलेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सो यहाँ पे गद्यांश को पढ़ते हैं। सो प्यारे दोस्तों, लोकगीतों की मूल बोली अथवा भाषा का पता लगाना कठिन ही नहीं, असंभव सा है, क्योंकि लोकगीत लोक जीवन से उत्पन्न होकर भाषा के प्रवाह में तैरते चलते हैं। मनुष्य के कंठ ही उनके घाट है, उपयुक्त कंठ पाकर कोई कहीं बसेरा ले लेता है। लोक गीतों पर उनके आसपास का ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि उनका मूल रूप कायम नहीं रहता। इससे जहाँ वे गाए जाने लगते हैं वहाँ के बहुत से शब्द जो पर्यायवाची होते हैं उनमें बैठ जाते हैं और उनके मूल शब्दों को स्थान युक्त कर देते हैं। सो ये गद्यांश है। इसका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उचित शीर्षक आप लोगों को लिखना है। ठीक है, लोक गीतों की मूल बोली का पता लगाना कठिन क्यों है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, इसका शीर्ष क्या हो सकता है आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, सो इसका तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, लोकगीत कहाँ बसेरा ले लेते हैं। सो चौथा प्रश्न है, लोकगीतों पर उनके आसपास का क्या प्रभाव पड़ता है। पांचवा है, लोकगीत जहाँ गाए जाते हैं वहाँ की भाषा का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। छठा है, संभव शब्द का विपरीतार्थ शब्द गद्यांश में छांट कर लिखिए। ठीक है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आशा आलोकित करती है मेरे जीवन को, प्रतिक्षण है स्वर्ण सूत्र से वलित मेरी असफलता के घन सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। इसका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक लिखना है, कवि के जीवन को प्रतिक्षण कौन आलोकित करता है। तीसरा है, असफलता के घन किससे घिरे हैं। और चौथा प्रश्न है, सुख भरे बादल कैसे हैं। पांचवा है, विश्वास प्रेम और साहस क्या है। छठा है, कवि को कौन घेरे रहता है। अब आते हैं खंड बे में। खंड बे में है,
निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। 40 शब्दों में इनके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। इसमें 5वां प्रश्न आपका आता है, हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? नेताजी का चश्मा। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। इस पाठ के आधार पर उत्तर देना है। 6वां प्रश्न है, लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? एक कहानी, यह भी पाठ के आधार पर समझाइए। 7वां है प्रश्न, फसल कविता का मूल भाव लिखिए। 8वां प्रश्न है, हरी है राजनीति पड़ी आई, गोपियों ने ऐसा किस आधार पर कहा? पठित गद्यांश के आधार पर समझाइए। 9वां प्रश्न है, लेखिका ने झरने को जीवन की अनंतता का प्रतीक क्यों बताया है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। 10वां प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी क्या क्या खेल खेलते थे? माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए। ये सारे 2 नंबर के प्रश्न हैं। 11वां प्रश्न है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये सारे 2 नंबर के प्रश्न हुए। अब आते हैं खंड 6 में। खंड 6 में है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये गद्यांश है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब के बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ने हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोस उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोस के सामने खीरा कैसे खाएं? इसका पहला प्रश्न है इस गद्यांश का, लेखक की क्या आदत थी? दूसरा प्रश्न है, गाड़ी में बैठकर लेखक क्या अनुमान करने लगे? तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा? चौथा प्रश्न है, नवाब साहब को क्या गवारा ने था? ये 4 प्रश्न है, 1-1 नंबर के प्रश्न है। ये 4 नंबर का गद्यांश है, ठीक है। अथवा में है, शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाए। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को केंपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेटे में आते ही रहते। इसका पहला प्रश्न है, गिरती आर्थिक स्थिति का क्या परिणाम हुआ? दूसरा प्रश्न है, पिताजी का उन्हें किस बात की अनुमति नहीं देता था? तीसरा प्रश्न है, माँ हमेशा कांपती थरथराती क्यों रहती थी? चौथा प्रश्न है, पिता के स्वभाव को शक्की किसने बना दिया था? अगला 13वां प्रश्न है, प्रस्तुत पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह गद्यांश है, तुम्हारी यह दंतुरिक्त मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर, तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसमें पहला प्रश्न है, मृतक में भी कौन जान डाल देती है बालक का? दूसरा प्रश्न है, बालक का धूली दूसर गात
कैसा लग रहा है? तीसरा प्रश्न है कठिन पाषाण जल कब बन गया? चौथा प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है? इसके बाद आते हैं हम अथवा वाले गद्यांश में। अथवा वाला गद्यांश है तार सप्तक में जब बैठने लगता है अब उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी कुछ मुख्य गायक को ढांढस बेधाता कहीं से चला आता है। संगतकार का स्वर कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। इसका पहला प्रश्न है तार सप्तक में जाने पर क्या होता है? मुख्य गायक को ढांढस कौन बंधाता है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है गायक का उत्साह कब अस्त होने लगता है? चौथा प्रश्न है संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? अगला 14वां प्रश्न है जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कहाँ से मिली? इसकी उत्तर सीमा है 50 से 60 शब्द। इसका उत्तर आपको देना है 50 से 60 शब्द के अंदर। अथवा वाला प्रश्न है सभ्यता और संस्कृति में क्या भेद है? संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए। इसको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको 50 से 60 शब्दों में। 15वां प्रश्न है शिव धनुष के टूटने पर परशुराम की राम के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई? पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। इसकी इस उत्तर सीमा भी 50 से 60 शब्द में है। अथवा में प्रश्न है उत्साह कविता का मूल भाव लिखिए। इसका भी उत्तर सीमा है 50 से 60 शब्द के बीच में ही आपको लिखना है। इसका सिंपली एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। इनका उत्तर दो अथवा में दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। 16वां है सूर्यकांत त्रिपाठी, खंड दे का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। अथवा में है मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में लिखिए। 17वां प्रश्न है पिताजी केशवनाथ को भोलानाथ कहकर क्यों पुकारा करते थे? माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए। अथवा में है मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। 18 प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। बेरोजगारी एक समस्या, इस पर प्रस्तावना। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी के प्रमुख कारण व समस्याएं, बेरोजगारी दूर करने के उपाय और उपसंहार। लास्ट में उपसंहार लिखना जरूरी होता है, ठीक है। इसका दूसरा है मेरा आदर्श व्यक्तित्व। प्रस्तावना आदर्श व्यक्ति का परिचय, आदर्श होने के कारण, व्यक्तित्व का मेरा जीवन पर प्रभाव और उपसंहार। तीसरा है कंप्यूटर का महत्व, ठीक है। तो कंप्यूटर के महत्व में हम देखते हैं प्रस्तावना कंप्यूटर का परिचय, दैनिक जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता, कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना और उपसंहार। चौथा है राष्ट्रीय निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान। प्रस्तावना विद्यार्थी जीवन और राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका, राष्ट्रीय विकास हेतु प्रयास और उपसंहार, ठीक है। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19वां स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगंज का छात्र सौरभ मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से कैरियर सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में आपको लिखना है स्वयं को कुंभलगढ़ निवासी राकेश मानते हुए राजकोट निवासी अपने मित्र प्रताप को समय की पाबंदी का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए। यहाँ पे आपको पत्र लिखना है 19वें प्रश्न में। 20वें प्रश्न में आते हैं विद्यालय के समाजोपयोगी शिविर में मिट्टी से बनाए गए वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने के लिए आने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। अथवा में आपको लिखना है महिला गृह उद्योग समूह द्वारा निर्मित जूट के सामान की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए, ठीक है। तो ये सारे थे आज के आपके हिंदी के पेपर 2025 का हिंदी का पेपर है। 80 में से 80 नंबर आपके तभी आएंगे जब आप इस पेपर के सारे प्रश्न को उत्तर एकदम सही व्यवस्थित तरीके से और एकदम स्पेस बाय स्पेस छोड़ के करोगे, ठीक है। और आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।